नमस्कार प्यारे साथियों। पटवारी में जो एक नया सब्जेक्ट जुड़ा है जिसका नाम है सामान्य प्रबंधन, इसके सिलेबस के ऊपर मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं। आज हम सामान्य प्रबंधन की पहली क्लास के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे इसके महत्व के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अगर उसके फंडामेंटल क्लियर हो जाए, उसके बेसिक्स क्लियर हो जाए तो पढ़ना बहुत आसान होता है। सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है इसकी समझ होना बड़ा ही जरूरी है। तो आज हम सामान्य प्रबंधन के बारे में जानेंगे कि इसका महत्व क्या है और बात करेंगे कि इसकी जरूरत क्या है, किस प्रकार से यह काम करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात तो यह आती है कि सर ये जो प्रबंधन सब्जेक्ट है, लगभग 25 प्रश्न इसमें से पूछे जाने हैं, तो ये सब्जेक्ट सरल है या कठिन है? तो बिल्कुल इसे सरल समझने की कोशिश ना करें। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कठिन है। उसके पीछे क्या कारण है? इसके जो अधिकांश बिंदु है वो आए हैं कॉमर्स से। जो आपका एक सब्जेक्ट होता है कॉमर्स, वहां से इसके अधिकांश बिंदु आए हैं, जिसमें आप वित्त पढ़ते हैं, वित्त के बाद लेखांकन पढ़ते हैं। या अगर प्रबंधन की बात करें तो अधिकांशतः हम जब अकाउंटिंग की बात करते हैं या बात करते हैं हम पैसों से संबंधित, तो वहां पर प्रबंधन की अधिकांशतः बात होती है। लेकिन चूंकि ये एक सामान्य प्रबंधन है तो जनरल मैनेजमेंट हमें देखना होगा, हर चीजों के बारे में समझना होगा। तो एक बात कहना पड़े कि ये कठिन है या सरल, तो थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट है। अन्य सब्जेक्ट के अपेक्षा, जैसे हिंदी है, कंप्यूटर है, इनकी अपेक्षा थोड़ा सा कठिन है। लेकिन अगर कठिन सब्जेक्ट है और मैं पढ़ा रहा हूं तो फिर मेरा उद्देश्य ही क्या रहा अगर आपको चीजें कठिन लगे तो मेरा उद्देश्य है कि इस कठिन सब्जेक्ट को सरल से सरल तरीके से पढ़ाना और आप तक पहुंचाना। देखिए, आज ये हमारी पहली क्लास है और मैं सोच रहा हूं कि डेली इसकी क्लासेस रहना चाहिए। डेली इसकी हम क्लासेस रखेंगे और हो सकता है शाम के 8 या सवा 8 बजे के समीप ये क्लास रहेगी। तो एक तो आप कमेंट करके बताना है कि हाँ, आप जो सामान्य प्रबंधन है, जनरल मैनेजमेंट है, इसे पढ़ना चाहते हैं या नहीं। और दूसरी बात यह कि अगर आपको दूसरा समय सही लगता है कि सर नहीं 8 बजे नहीं 9 बजे क्लास होनी चाहिए या 6 बजे होना चाहिए, तो आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद हम देखेंगे। तो देखिए, सामान्य प्रबंधन, जनरल मैनेजमेंट को हम एग्जाम्पल से समझते चलेंगे, क्योंकि अगर मैं शब्द था इनको समझाने गया, अगर शब्द के हिसाब से इसे समझाने गया तो हो सकता है ये चीज आपको समझ में ना आए और आप क्वेश्चन के जो आंसर है उन्हें गलत कर बैठे। सबसे पहली बात आती है कि सामान्य प्रबंधन, जो प्रबंधन है ये है क्या? तो दैनिक जीवन में हम जितना भी काम करते हैं उन सभी कार्यों में हम प्रबंधन का यूज करते हैं, बस हमें पता नहीं है कि यही मैनेजमेंट है ना। तो चीजों को व्यवस्थित करना और व्यवस्थित करने के बाद उसके लक्ष्य को प्राप्त करना प्रबंधन कहलाता है। अब आप कहेंगे सर बात समझ में आई नहीं, सही से समझाइए। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए समझिए, आप तैयारी कर रहे हैं पटवारी की। तो आप जितने भी विद्यार्थी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है पटवारी बनना। कोई ऐसा है जो कह सके कि नहीं सर मेरा लक्ष्य पटवारी बनना नहीं है? अब मैं आपसे कहूं कि देखिए, आपको पढ़ना है और लगातार पढ़ते जाना है, आपको पटवारी नहीं बनने देंगे, बस आपको पढ़ना है। तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर 100 विद्यार्थी है तो 100 विद्यार्थी में से 99% विद्यार्थी आज ही तैयारी छोड़ देंगे। नहीं सर हमें नहीं पढ़ना। एक विद्यार्थी को मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि कुछ विद्यार्थियों की हॉबी ही होता है पढ़ना, तो उन्हें अगर हम छोड़ दें तो 90% या 99% विद्यार्थी पटवारी की तैयारी छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के बदले आपको परिणाम चाहते हैं, आपको परिणाम लेना बड़ा जरूरी लगता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ एक गोल है, वो है पटवारी बनना। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अब आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ ना कुछ तो प्लानिंग होगी। आपने सोचा होगा कि 8 सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, इसको कवर करते में कितना समय लगेगा, पहले मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बाद में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आपने प्लानिंग की होगी। फिर प्लानिंग करने के बाद आपने शेड्यूल भी बनाया होगा कि मुझे इतनी बजे उठना है, इसे पढ़ाई करना है, इन सब्जेक्ट को इस तरीके से तैयार करना है। और फिर आप पढ़ाई में जुट गए होंगे और पढ़ाई में जुटने के बाद आपके दिमाग में एक ही थॉट चलता होगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैं टेस्ट लगा लूं, उसके बाद सिलेक्शन ले लूंगा और पटवारी बन जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि आप समझे नहीं, लेकिन आपने मैनेज किया है चीजों को।
आपने कैसे मैनेज किया कि आपने प्लानिंग बनाई, जो कि मैनेजमेंट या प्रबंधन का एक अंग है। आपने प्लानिंग बनाने के बाद शेड्यूल बनाया कि किस प्रकार से तैयारी करना है, यानी आपने निर्णय लिया कि हाँ मुझे पढ़ना है, इन सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है। इसे हम कहते हैं निर्णय लेना, डिसीजन लेना। फिर निर्णय लेने के बाद आपके दिमाग में क्या आया कि अब मैं चूंकि पढ़ रहा हूं, निर्णय पर कायम हूं, अपना 100% दे रहा हूं, तो मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे पटवारी बनना है। तो ध्यान रखना, प्रबंधन क्या है? प्रबंधन का उद्देश्य होता है लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी किसी काम को करते वक्त उसे इस प्रकार से करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो आप जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, आप जितने भी फंडा इसमें अपना रहे हैं कि सर हमें ऐसे तैयारी करना है, ये हमारा शेड्यूल है, ये सभी चीजें प्रबंधन का अंग मानी जाती है। और आप यहीं से समझ सकते हैं कि आपने चीजों को कैसे मैनेज किया। नोटिफिकेशन के पहले हो सकता था आप खुद को मैनेज नहीं कर रहे थे, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद आपने आपकी हैबिट में, आपकी आदतों में परिवर्तन करना शुरू किया होगा। ये मैनेज नहीं तो और क्या है, आपने खुद को मैनेज किया ना। तो इसका मतलब क्या है कि प्रबंधन का सामान्य सा मतलब होता है चीजों को मैनेज करना, चीजों का प्रबंधन करना और उद्देश्य को प्राप्त करना। यानी अगर मैं कह दूं कि देखिए आपको पटवारी नहीं बनने देंगे, आपको केवल पढ़ना है, आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा, तो आप पटवारी की तैयारी नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि प्रबंधन को अगर मैं साधारण सी बात में कहूं तो प्रबंधन का मतलब होता है किसी भी कार्य को करते समय उद्देश्य को प्राप्त करना प्रबंधन कहलाता है। यहां तक बातें क्लियर है? बिना उद्देश्य के आप कार्यों को करेंगे नहीं, और अगर करेंगे तो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके सामने मोटिव नहीं है, आपके सामने कारण नहीं है। तो देखिए प्रबंधन कैसे काम करता है। अब मैंने आपको चीजों को बताया कि आपने निर्णय लिया जो कि इसका एक अंग था, तो अभी तक आप नहीं समझ पाए कि यह प्रबंधन ही है। तो अब हम समझेंगे कि प्रबंधन काम कैसे करता है, इसकी जरूरत क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। देखिए जब हम प्रबंधन की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो प्रबंधन के 4 अंग माने जाते हैं। 4 चीजें आपको किसी भी प्रबंधन, किसी भी मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए। अभी इत्मीनान से बस सुनते जाइए, लास्ट जब ये क्लास हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद आप कहेंगे कि सर बड़ा रिलीफ मिला, बड़ा ही आराम मिला। देखिए सबसे पहली बात आती है किसी भी कार्य को करने के लिए मानव संसाधन होना, दूसरा होता है वित्तीय संसाधन होना, तीसरा होता है भौतिक संसाधन, और चौथा है संप्रेषण या संसाधन। फिर मैंने यहां पर कुछ शब्द लिखे हैं, नियंत्रण, संगठन, नियोजन, नेतृत्व। इन चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहली बात यह आती है कि जब हमारे सिलेबस में प्रबंधन को जोड़ा गया, तो प्रबंधन का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के लिए प्रबंधन के बारे में जानना। प्रबंधन का मतलब यह होता है कि अगर हम नेशनल या इंटरनेशनल रूप से देखें, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से देखें, तो कैसे एक प्रबंधन कार्य करता है। आप किसी कंपनी को देखते होंगे, आप किसी संगठन को देखते होंगे, आप किसी कोचिंग को देखते होंगे, आप जिन भी चीजों को देखते हैं, एक संयुक्त परिवार को भी अगर आप देखते हैं, तो आप वहां पर देखेंगे कि चीजें वहां पर सेम होती है। जैसे मानकर चलिए एक पेट्रोल पंप है और एक अस्पताल है ना। पेट्रोल पंप और अस्पताल में काम अलग अलग होता है। पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल प्राप्त होगा, अस्पताल में आपको स्वास्थ्य से संबंधित चीजें होगी, अगर आप बीमार है तो वहां पर इलाज होगा। लेकिन अगर वहां पर एक चीज देखें तो वहां पर प्रबंधन सेम है। जैसे कि वहां पर कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य को कर रहा है, अस्पताल में भी कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य को कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि भले ही चीजें अलग अलग हो, लेकिन वहां पर जो प्रबंधन होगा, वहां पर जो कार्य होगा, वह कार्य करने का जो तरीका होगा, जो मैनेजमेंट होगा, उन चीजों में कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी समानता देखने को मिलेगी। भले ही पूरी ना मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि दोनों जो चीजें हैं, वहां पर जो कार्य करने का तरीका है, जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट एक अलग ही तरीके से होता है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा किसी भी संस्था में जब आप जाते हैं, किसी भी, चाहे आप पेट्रोल पंप पर जाइए, अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो आप देखते होंगे, आप डीजल पेट्रोल लेने जाते होंगे, तो वहां पर एक मैनेजर होता है जो क्या करता है, वो मैनेज करता है, चीजों को मैनेज करता है कि देखिए इतने व्यक्ति हैं, इतने को पेट्रोल डालना है, इतने को हवा डालनी है, इतने को यहाँ पर गार्डनिंग का काम करना है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था करनी है। ये मैनेजमेंट है, क्योंकि वो डिसीजन ले रहा है, वो नेतृत्व कर रहा है। तो इन चीजों को अब हम समझेंगे। तो बस ध्यान से एक बार इस पूरी बात को समझ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सामान्य प्रबंधन का। इसे समझ गए तो पूरे सब्जेक्ट को समझना आसान हो जाएगा। देखिए अब मैंने इन चारों बातों को लिख दिया, अब इसे हम समझते हैं। सबसे पहले मैं उदाहरण लेता हूं हमारे मध्य प्रदेश का। मैं पहले मानचित्र बना लेता हूं।
देखिए, समझिए, जैसे मानकर चलिए यहां पर है आपका रीवा, है ना, यहां पर है रीवा डिस्ट्रिक्ट, और यहां पर है इंदौर। बस समझते चलना है उदाहरण से, तो आप चीजों को समझ पाएंगे। अगर मैं कहूंगा तो शायद आप थ्योरी से नहीं समझ पाए। जैसे मानकर चलिए रीवा में किसी व्यक्ति ने कंपनी स्टार्ट की, एक कंपनी हम ले लेते हैं। इस कंपनी से मान लेते हैं कोई भी उत्पाद बनाया जाएगा, किसी भी प्रोडक्ट को यहां पर बनाया जाएगा। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब ये कंपनी किसी उत्पाद को बनाएगी, किसी प्रोडक्ट को बनाएगी, तो उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले यहां पर किन किन चीजों का होना जरूरी है? तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले तो इस कंपनी को अगर स्थापित करेंगे तो स्थापित करने के लिए यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा, तो पहली बात तो यहां पर एक इमारत होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया मैंने कह दिया कि यहां पर एक इमारत होनी चाहिए। फिर आप कहेंगे सर इमारत होने के साथ ही, यानी इमारत का मतलब होता है भवन या कोई घर होना चाहिए। इमारत होने के साथ ही यहां पर उस कंपनी में जो प्रोडक्ट बनेगा उससे संबंधित मशीन होना चाहिए। मैंने कह दिया ठीक है, आपको मशीन भी हम दे देंगे। तो जिस व्यक्ति ने यह कंपनी स्टार्ट की, उसने इमारत बना दी, उसने भवन बना दिया। भवन बनाने के बाद वहां पर मशीन ला दी उससे संबंधित। आप कुछ भी बना रहे हो, आप बिस्किट बना रहे हो, आप कोई सा भी प्रोडक्ट बना रहे हो, आप सेव बना रहे हो, यहां पर नमकीन बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, आपने वहां पर भवन बना दिया। भवन के साथ वहां पर एक मशीन स्थापित कर दी। फिर आपने कहा कि सर ये तो ठीक है कि हमने भवन भी ला दिया, हमने मशीन भी ला दी, लेकिन आप इन चीजों को लाएंगे तो इसे लाने के लिए आप पैसे कहां से लाएंगे? पैसों की व्यवस्था भी तो होना चाहिए। तो जो मालिक था, मालिक ने कहा कि देखिए ये जो इमारत है, ये मशीन है, इस मशीन को लाने के लिए पैसे मुझे चाहिए गए, तो मेरे पास पैसे भी होना चाहिए। तो उस मालिक के पास पैसे भी थे, तो उसने यहां पर पैसे लगाए और उसने भवन बना दिया और उसके साथ ही मशीन ला दी। मशीन लाने के लिए भी उसे पैसे की जरूरत थी। अब उसने कहा कि क्या कंपनी शुरू हो गई? तो कर्मचारियों ने कहा कि जी नहीं, या कोई व्यक्ति था उसने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं हुई। उसने कहा क्या प्रोडक्ट बना? नहीं बना। क्यों? आपने पैसों से इमारत बना दी, मशीन बना दी, लेकिन इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो फिर उसने कहा यह बात आपको पहले बताना थी। तो फिर उसने कहा कि जब मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई चाहिए तो इसका मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को बुलाया जाए। तो कुछ कर्मचारियों को वहां पर कार्य के लिए रखा गया। ये हो गए साहब कर्मचारी। ठीक है, अब समझना मेरी पूरी बात बहुत अच्छे ढंग से। क्या हुआ, एक उदाहरण से हम समझ रहे हैं कि रीवा में कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने कंपनी शुरू की, मान लेते हैं उसे सेव बनाना है। उसने सेव बनाने के लिए पहले एक बात कर सकते हैं कि इमारत बनाई। इमारत कैसे बनाई? पैसों से। फिर इमारत में एक मशीन लाए, एक उस भवन में एक मशीन स्थापित की, एक मशीन लाए जिससे सेव बनाई जाए, मशीन ले आए। अब मशीन लाने के बाद उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए उसने कर्मचारियों को रखा। यहां तक बातें हैं। अब यहां पर क्या सेव बन जाएंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बन जाएंगे। अब समझिए यहां पर बात। अब हुआ क्या, ये रीवा में सेव बनने शुरू हो गए। यहां पर इस कंपनी में सेव बनना शुरू हुआ। इंदौर के एक व्यापारी थे। इंदौर के किसी व्यापारी ने कहा कि देखिए, रीवा कॉल किया इस व्यक्ति के पास, इसके पास फोन लगाया कि देखिए हमने सुना है आपके सेव बड़े अच्छे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि हमारे यहां पर कुछ मात्रा में सेव पहुंचा दीजिए। तो इसने कहा कि यार मैंने सब बातें सोच ली, मैंने ये भी सोच लिया कि मुझे कर्मचारी रखना है, मैंने ये भी सोच लिया कि मुझे भवन बनाना है, मशीन रखना है, मुझे सेव बनाने हैं। मैंने केवल इतना सोचा कि मुझे रीवा में ही सेव बेचने हैं। मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि मुझे बाहर भी अगर सेव का ऑर्डर आता है तो वहां भी सेव पहुंचाने हैं। तो फिर से एक बात समझ में आई कि अगर मुझे सेव इंदौर पहुंचाने हैं तो इंदौर पहुंचाने के लिए मेरे पास कोई ऐसा साधन भी होना चाहिए, कोई ऐसा संसाधन भी होना चाहिए जिसके द्वारा मैं सेव को इंदौर तक पहुंचा सकूं। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि किसी कंपनी को शुरू होने के लिए ना केवल पैसों की जरूरत है, बल्कि उसे मशीन या इमारतों की भी जरूरत है, और मशीन को ऑपरेट करने के लिए कर्मचारी की भी जरूरत है। और कर्मचारी होने से केवल प्रोडक्ट बनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि
उसमें किसी संप्रेषण, किसी चीज को भेजने के लिए जो साधन होता है, चाहे आप वहां से रेल मार्ग से भेजे, आप वायु मार्ग से भेजे, चाहे आप वहां से बात कर सकते हैं आप किसी ट्रक से भेज दीजिए, बस से भेज दीजिए, लेकिन आपको भेजने के लिए कोई साधन तो होना चाहिए। तो अब यहां पर एक बात समझिए, अब मैं आपको सभी चीजों को रिलेट करता हूं। हमने पहले देखा था मानव संसाधन, तो आपने देखा यहां पर कर्मचारियों की आवश्यकता है, कर्मचारियों को ही हम क्या कहेंगे, मानव संसाधन कहेंगे, ठीक है। फिर हमने कहा वित्तीय संसाधन, तो जो इमारत थी, जो भवन था, उस भवन को बनाने के लिए पैसों की जो जरूरत पड़ी, तो पैसों को ही हम क्या कहते हैं, वित्त कहते हैं, यानी वित्तीय संसाधन भी हमारे सामने होना चाहिए। तीसरा था भौतिक संसाधन, जो भी चीज हम देखते हैं, जिसको भी हम देखते हैं, जो भी चीज हमारे सामने है, आसपास है, उसे हम भौतिक संसाधन मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो इमारत है, ये जो मशीन है, ये एक भौतिक संसाधन है। फिर है संप्रेषण संसाधन। संप्रेषण का मतलब होता है भेजना, इसे हम सेंड के नाम से भी जानते हैं। एक होता है रिसीवर, एक होता है सेंडर। जो भेजता है उसे हम सेंडर कहते हैं, जो रिसीवर होता है वो प्राप्त करने वाला होता है। तो संप्रेषण का मतलब क्या है कि चीजों को ले जाना, यानी जब आप एक साधन लाए, आप एक मान लेते हैं एक ट्रक के द्वारा एक सामान को आप भेजेंगे, तो ये ट्रक हो गया संप्रेषण संसाधन। यहां तक की बातें स्पष्ट है। इसका मतलब क्या है कि किसी कंपनी को शुरू होने के लिए वित्त की भी जरूरत है, जिसे हम कहते हैं वित्तीय संसाधन, पैसे की जरूरत है, मानव को की भी जरूरत है, यानी कर्मचारियों की भी जरूरत है, वरना मशीनें ऑपरेट नहीं होगी। भौतिक संसाधन यानी कि जहां काम होगा उस कंपनी में मशीन भी तो चाहिए, उसे हम कहते हैं भौतिक संसाधन। संप्रेषण संसाधन यानी कि प्रोडक्ट बन गया, बाहर अगर आपको भेजना है तो उसे भेजने के लिए कोई ऐसा साधन होना चाहिए जिसके द्वारा आप चीजों को भेज सके। हो गई यहां तक बातें क्लियर। इसीलिए मैंने कहा था कि प्रबंधन के लिए ये चार चीजें आवश्यक है, मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन और संप्रेषण संसाधन। यहां तक बातें स्पष्ट है। फिर आप कहेंगे कि सर ये चारों चीजें क्या है, अब इसे बताइए। तो अब देखिए, मैंने कहा ये जो कंपनी है, मान लीजिए ये जो कंपनी है, इस कंपनी में इस व्यक्ति ने क्या किया कि यहां पर जो कर्मचारी थे, है ना, क्योंकि ये मशीन लाया था तो मशीन के लिए एक कर्मचारी को रख लिया, मान लेते हैं एक कर्मचारी को रख लिया, किसी एक व्यक्ति को बुलाया और उससे बोला कि आपको काम करना है। और वो बेचारा एक कर्मचारी आया, वही सामान बना रहा है, वही उस मशीन में डाल रहा है, वही सेव बना रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये मशीन से जो सेव बनेंगे दिन भर में कितने बना पाएगा? 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो अधिकतम। इसका मतलब क्या है कि हमें एक बात समझ में आ गई कि यार मशीन अगर हमने रखी है और किसी कंपनी को चलाना है तो एक कर्मचारी के काम करने से काम नहीं होगा, तो कम से कम हमें यहां पर 40 से 50 कर्मचारी चाहिए। तो अगर सिंगल कर्मचारी होता तो हम कह सकते थे कि एक कर्मचारी कार्य कर रहा है, लेकिन जब 40 से 50 कर्मचारी, 40 से 50 व्यक्ति उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वह केवल एक कर्मचारी नहीं बल्कि वहां पर एक संगठन काम कर रहा है, जिसे हम कहते हैं संगठन। यहां तक बातें स्पष्ट है। यानी जब आप किसी कंपनी को शुरू करते हैं, वहां पर मशीन को ऑपरेट करते हैं, आप कहीं किसी कंपनी में जाइएगा, प्रबंधन को हम एक बहुत व्यापक तरीके से समझते हैं, एक बहुत बड़े लेवल पर समझना होता है। तो किसी एक कंपनी में जाइएगा, क्या वहां पर केवल एक व्यक्ति काम करता है? वहां पर असंख्य व्यक्ति काम करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं। इसका मतलब एक संगठन वहां पर काम करता है। तो हमने क्या देखा कि यहां पर एक संगठन भी काम करता है। फिर हमने देखा कि यहां पर नियोजन होना जरूरी है, प्लानिंग होना जरूरी है। प्लानिंग होना कैसे? जैसे मान लीजिए ये जो व्यक्ति था जिसने मशीन लाया, जिसने पैसे लगाए, अब यहां पर इसने ये प्लानिंग नहीं की कि कौन सा व्यक्ति मशीन को चलाएगा और कौन सा व्यक्ति यहां पर जो मशीन है इसकी सफाई, साथ में यहां पर जो कंपनी है इसकी सफाई पर ध्यान देगा, कौन सा व्यक्ति है जो यहां पर पानी की व्यवस्था को देखेगा। इसने ऐसी प्लानिंग नहीं की। अब ऐसे में हुआ क्या कि ये जो 40-50 कर्मचारी थे, इसमें से कभी मनाया तो कोई मशीन चलाने लग गया, कोई सफाई करने लग गया, कोई वहां पर आराम ही कर रहा है। यानी कामों को जब उसने नहीं बांटा तो वहां पर कभी सही से काम होता था, कभी सही से नहीं होता था। तो इस कारण से प्लानिंग जरूरी थी। यानी अगर आप पहले से काम को बांट देते, आपने अगर सुबह या शाम को सोते वक्त आपने सुबह के काम को बांट लिया कि मुझे 6 से 7 ये पढ़ना है, 7 से 8 ये पढ़ना है, पूरे दिन में ऐसा शेड्यूल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन 40 से 50 व्यक्तियों के बीच कामों को बांट देते तो आपको पता लग जाता है कि प्लानिंग करना किसे कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी
प्रबंधन से हमें किसी कंपनी को चलाना है, किसी कार्य को करना है, तो यहाँ पर संगठन के तौर पर बहुत सारे व्यक्तियों का काम करना जरूरी है और उन व्यक्तियों को बीच जो काम है उसका बंटवारा और किस तरीके से करना है ये भी जरूरी है। तो हमें संगठन भी समझ में आ गया, हमें नियोजन भी समझ में आ गया। फिर देखिए एक बात समझिए, आप देखते होंगे अगर कहीं पर आप जाते हैं तो हर विभाग में कोई ना कोई एचओडी होता है ना, या हम बात करें उस ब्रांच का कोई मुख्य व्यक्ति होता है। जैसे आप उदाहरण के लिए समझिए कि मान लीजिए कोई कोचिंग है, तो उस कोचिंग में मान लीजिए बैंक के एग्जाम की तैयारी होती है, उस कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी होती है, उसमें एमपीपीएससी की भी तैयारी होती है। तो आप देखेंगे कि बैंक की जो तैयारी करते हैं, जितने टीचर्स कराते हैं, उन टीचर के एक मुख्य टीचर होते हैं जिसके अंडर में सभी टीचर कार्य करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे जो मुख्य व्यक्ति है या जो मुख्य टीचर है उसके नेतृत्व में लोग काम करते हैं। वे बताता है कि कैसे आपको काम करना है, कैसे चीजों को आपको हैंडल करना है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 40 से 50 व्यक्ति है, जिसमें मान लेते हैं 25 व्यक्ति तो कंपनी चलाएंगे, 5 व्यक्ति हम मान लेते हैं वहां पर सफाई के लिए है, 5 व्यक्ति हम मान लेते हैं वहां पर गार्डनिंग के लिए है, और भी जो बचे व्यक्ति है वे अलग अलग काम में लगे हुए हैं। तो इन 25 व्यक्तियों 5 व्यक्तियों का एक ग्रुप बन गया और इसमें एक मेन व्यक्ति रह गया जो इनके कार्यों को बताता है। जैसे मानकर चलिए पहले जब युद्ध होते थे तो राजाओं के पास सेनापति हुआ करते थे। सेनापति के अंडर में यहाँ पर टुकड़ियां आती थी कि बहुत सारे सैनिक उस सेनापति के अंडर में होते थे। अब वहां पर क्या होता था, जो हाथियों की सेना होती थी उसका अलग सेनापति है, और उसके बाद अगर हम बात करें जो पैदल सेना होती थी उसका अलग है, जो घोड़े से संबंधित अश्व सेना होती थी उसका सैनिक अलग है, सेनापति अलग है। इसका मतलब क्या है कि अश्व सेना का सेनापति अश्व सेना को ही नेतृत्व करेगा, उसे बताएगा कि आपको कैसे काम करना है। जो हाथी वाला सेनापति है, जिसे हम हाथी से संबंधित सेनापति बता सकते हैं, हाथी सेना का जो सेनापति होता था वो हाथियों की सेना को बताता था, और पैदल सेना का सेनापति पैदल सेनापतियों को बताता था। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक सेना का जो सेनापति होता है वो उसका नेतृत्व करता है। अब आप एक बात मुझे बताइए, कोई व्यक्ति अगर नेतृत्व करेगा, कोई व्यक्ति अगर वहां पर लीडर बनेगा तो वह नियंत्रण भी तो स्थापित करेगा ना। अगर उसने कह दिया कि देखिए आपको, मान के चलिए एक सेना में 50 व्यक्ति होंगे, मानकर चलते हैं अश्व सेना या घोड़े की सेना में 50 घुड़सवार थे, है ना, घोड़े से संबंधित सेनापति थे, या सेना जो सैनिक थे वे घोड़े से संबंधित 50 सैनिक थे। उसने कह दिया कि देखिए 30 सैनिक को इधर की ओर रहना है, 20 सैनिक को इधर की ओर रहना है। अब मानकर चलिए अगर उसमें से 2 व्यक्ति नहीं सुने तो इसका मतलब क्या है कि उनके ऊपर नियंत्रण होना भी जरूरी है। तो जो सेनापति होता था इसकी बात को सभी मान भी लेते थे। इसका मतलब क्या होता है कि ना केवल नेतृत्व, ना केवल लीडरशिप जरूरी है, बल्कि नियंत्रण होना भी जरूरी है, ताकि चीजें अच्छे तरीके से हो सके, प्लानिंग के तरीके से हो सके। तो एक बार अगर मैं पूरी बात को समअप करूं तो प्रबंधन के लिए 4 संसाधन होना जरूरी है: मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, संप्रेषण संसाधन। और ये तभी सही से काम करेंगे जब ये संगठन के रूप में काम करे, जब इनकी प्रॉपर प्लानिंग हो, नियोजन हो और इन पर नेतृत्व और नियंत्रण हो। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो सही लगा होगा। अगर सही लगे तो एक बार कमेंट जरूर करके बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।